नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको हिंदुस्तान के सामरिक सामर्थ्य के बारे में बताना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं साल 2022 में हिंदुस्तान की सैन्य ताकत में कितना इजाफा हुआ। मैं आपको पिछले एक साल में सेना से जुड़ी सरकार की तैयारियों के बारे में बताऊंगा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कैसे तीनों सेना के विंग की ताकत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कैसे रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का डंका बजा है। मैं आपको यह भी बताऊंगा और समझाऊंगा कि साल 2022 ने जाते जाते चीन को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। तवांग में चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनी। एक तरफ सीमा पर सेना का शौर्य देखने को मिला, तो दूसरी तरफ संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। भारत चीन सीमा पर झड़प नई बात नहीं है। तमाम बैठकों के बावजूद तवांग पर तनातनी वाले हालात बने हैं। साल 2022 में भी चीन की चालबाजियां देखने को मिली। दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान भी शांत नहीं रहा। साल 2022 में पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया। आज की ताजा खबर यह है कि गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सीमा के पास पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। नाव में बड़ी मात्रा में ड्रग्स और हथियार मिले हैं। 10 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में पूछताछ चल रही है। उधर पंजाब में पाकिस्तान की ड्रोन वाली घुसपैठ के बारे में भी आज आपको दिखाऊंगा। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हो तो हिंदुस्तान अपनी तैयारियों में कैसे कमी आने दे सकता है। साल 2022 सैन्य तैयारियों के लिहाज से बेहद खास रहा है। चीन से निपटने के लिए प्रलय और अग्नि 5 जैसे मिसाइलों वाली तैयारी है। थल सेना को फ्यूचर सोल्जर वाली क्षमता से लैस किया गया है। वायुसेना को लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड की ताकत मिली है। नौसेना के बेड़ा में आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ है। कैसे 2022 में सेना के तीनों विंग की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है, यह आज आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल 2022 खत्म हो रहा है। साल 2022 की विदाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। साल 2022 ने जाते जाते पड़ोसी मुल्क चीन को एक्सपोज कर दिया। तवांग में चीनी सेना की घुसपैठ को हिंदुस्तान की सेना ने नाकाम कर दिया। बिना हथियारों की इस फाइट में हिंदुस्तानी सेना चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। एक तरफ किसी ने सेना के शौर्य को सम्मान दिया, तो दूसरी तरफ इस मसले पर सियासी घमासान भी खूब देखने को मिला। संसद का शीतकालीन सत्र इस हंगामे की भेंट चढ़ गया। साल 2022 के आखिर में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा चीनी घुसपैठ ही बना। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खुराफात भी लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन वाली दखल देखी जा रही है। पंजाब सीमा पर पिछले 4-5 दिनों से लगातार पाकिस्तानी ड्रोन अंदर जा रहे हैं। रविवार को भी बीएसएफ की टीम ने अमृतसर में एक ड्रोन को मार गिराया। 4 दिन में चौथा पाकिस्तानी ड्रोन था। सीमा पर सेना की मुस्तैदी को देखते हुए पाकिस्तान ने चाल बदली। पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए दहशतगर्दी के सामान भेजता है। पाकिस्तान के नापाक इरादे को हिंदुस्तान की बीएसएफ नाकाम करने में पूरी तरीके से मुस्तैद है। सीमा पर सेना के शौर्य को सलाम, सीमा पर तैनात बीएसएफ की मुस्तैदी को सलाम। जब तक हिंदुस्तान के जाबाज सैनिक सीमा पर तैनात हैं, हम चैन की नींद सो सकते हैं। जब तक बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की निगाहें चौकन्नी हैं, सरहदों पर टिकी हैं, हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सियासत अपनी जगह, सामरिक तैयारी अपनी जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को मजबूती देने की काम लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात, सेना के इस्तेमाल की चीजों के मामले में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी जारी है। कोशिश की जा रही है
के ज्यादा से ज्यादा हथियार, मिसाइल, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, जहाज जैसे सेना के इस्तेमाल की चीजें हिंदुस्तान में ही बने। किसी भी कीमत पर सेना को किसी तरीके की कमी का सामना नहीं करना पड़े, सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं, साल 2022 राष्ट्र की सामरिक तैयारियों के लिहाज से कैसा रहा है। साल 2022 में राष्ट्र का सामरिक सामर्थ्य कितना बड़ा है, इस एक साल में सेना की युद्धक क्षमता में कितनी बढ़ोतरी हुई है, सेना को मजबूती देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिश की गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। शुरुआत चीन को लेकर की गई बड़ी पहल से करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने चीन के साथ सीमा विवाद के बीच बड़ा एक्शन लिया। रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया। रविवार को रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की योजना को मंजूरी दी। ऐसा पहली बार होगा जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को सामरिक तैयारियों के तहत तैनात किया जाएगा। प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। प्रलय मिसाइल को सेना में शामिल करने का काम पिछले साल ही शुरू हो गया था। दिसंबर 2021 में लगातार 2 बार प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तभी से इस दिशा में काम हो रहा था। और बताया जा रहा है कि पूर्व सीडीएस विपिन रावत की इच्छा थी कि सीमा पर रॉकेट फोर्सेस तैनात किए जाए। रक्षा मंत्रालय ने अब इसकी शुरुआत कर दी है। प्रलय मिसाइल को चीन का करारा जवाब देने में कारगर माना जा रहा है। प्रलय चीन को डोंगफेंग मिसाइल का भी मुकाबला कर सकती है। मैं आपको प्रलय मिसाइल की खासियत के बारे में बताना चाहता हूं, कैसे चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों का मुकाबला कर सकती है, इसे समझना होगा। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है, यानी प्रलय 500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। और खास बात यह है कि इसे रात को भी दागा जा सकता है। इंटरसेप्टर मिसाइलों की मदद से प्रलय को रोकना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल है। प्रलय इंटरसेप्टर मिसाइलों को मार गिरा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक तय दूरी में मिसाइल रास्ता बदल सकती है। प्रलय अपने साथ 1000 किलोग्राम का विस्फोटक सामान ले जा सकती है। प्रलय जमीन से जमीन तक मार करने वाली क्वासी मिसाइल है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेट वाला रॉकेट मोटर लगा है। इसमें नई टेक्नोलॉजी गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेट एवियोनिक्स भी लगाया गया है। डीआरडीओ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रलय के निर्माण की तैयारी 2015 से चल रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चीन और पाकिस्तान के पास प्रलय के मुकाबले किस तरह के मिसाइल हैं। चीन के पास प्रलय के स्तर की डोंगफेंग 12 मिसाइलें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है। गजनवी M11 पाकिस्तान को चीन ने दिया था। गजनवी मिसाइल की रेंज 320 किलोमीटर है, M11 का 350 किलोमीटर और शाहीन का 750 किलोमीटर तक की रेंज है। ऐसे में प्रलय की तैनाती से हिंदुस्तान की सेना को मजबूती मिलेगी। हिंदुस्तान की सेना दुश्मनों को करारा जवाब दे सकती है। प्रलय की वजह से हिंदुस्तान की सेना को तिब्बत में चीन के बुनियादी ढांचे को, मिलिट्री बेस को निशाना बनाने में मदद मिलेगी। चीन ने हाल के कुछ वर्षों में तिब्बत में सड़क, पुल, एयरपोर्ट्स, रेलवे लाइंस का मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है। प्रलय इस बुनियादी को पलक झपकते ही खत्म करने में सक्षम है। चीन की डोंगफेंग की तर्ज पर यह मिसाइल रोड मोबाइल है। इसे दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रलय मिसाइल कंट्रोल सेंटर, एडवांस एयरफील्ड को भी तबाह कर सकती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की एक और बड़ी तैयारी के बारे में आपको बता रहा हूं, जो चीन के खिलाफ बहुत कारगर साबित होने वाला है। हिंदुस्तान ने सबसे पहले ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का नाइट ट्रायल किया। 15 दिसंबर को तवांग में घुसपैठ की घटना के महज 6 दिनों के बाद हिंदुस्तान ने अपने सबसे ताकतवर मिसाइल का परीक्षण करके चीन को कड़ा संदेश दिया है। मिसाइल को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार पूरी रेंज में दागा गया। एटमी ताकत वाले अग्नि ने 5000 किलोमीटर दूर जाकर मिसाइल को तबाह किया, वो भी रात के अंधेरे में। अब पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस, यूक्रेन के साथ राजधानी बीजिंग समेत पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ गया है। अग्नि 5
मिसाइल सीरीज की सबसे लंबी दूरी वाली मार करने वाली मिसाइल है। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि 5 मिसाइल की रफ्तार 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। इसकी लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, वजन 50 टन है। इस बार नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के साथ अग्नि 5 का ट्रायल किया गया है। नए रूप में मिसाइल पहले की तुलना में काफी हल्की होगी। जरूरत के मुताबिक अग्नि 5 की मारक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ सकती है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम बताई जा रही है। अग्नि 5 हिंदुस्तान की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तनिष्क तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जो अग्नि 5 मिसाइल के इस्तेमाल को बेहद आसान बनाता है। देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी साल 3 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना एक नई ताकत मिली है। भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले जत्थे को शामिल किया गया। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं और सबसे खास बात यह है कि इन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को देश में ही नहीं तैयार किया है, देश में ही तैयार किया गया है। इनका नाम प्रचंड रखा गया है। प्रचंड को अभी जोधपुर एयरबेस का हिस्सा बनाया गया है और इस खास मौके पर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद प्रचंड से उड़ान भरी। ऐसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई, जो इतनी ऊंचाई पर है, इतनी मुश्किल हालात में सेना की मदद कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रचंड की खूबियों के बारे में भी बताना चाहता हूं। प्रचंड दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो हथियारों और ईंधन के साथ 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसका वजन करीब 5800 किलोग्राम है और यह हेलीकॉप्टर 51.10 फीट लंबा है और 15.5 फीट ऊंचा है। 70 mm की मिसाइल ले जाने की क्षमता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम स्पीड करीब 268 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। इसमें कई मिसाइल दागने और हथियारों के इस्तेमाल की क्षमता है। यह हेलीकॉप्टर काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम से लैस है, जो इसे दुश्मन के रडार या दुश्मन की मिसाइलों से बचाता है। ये रेगिस्तान की भीषण गर्मी, अत्यधिक ठंड वाले ऊंचे क्षेत्रों में आसानी से उड़ान भरने में सक्षम है। प्रचंड शक्ति, हाई स्पीड, जोरदार अटैक की क्षमता वाले प्रचंड की एंट्री हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का निर्माण रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की एक और भारत का बड़ा कदम है। अब आप इसे आवाज को सुनिए। लाल किले परिसर में इन तोपों के मेड इन इंडिया तोपों की सलामी को सुनने के लिए हर हिंदुस्तानी के कान तरस गए। देश ने 75 सालों तक इंतजार किया। इस साल 15 अगस्त के दिन देश को बड़ा संदेश सुनने को मिला। लाल किले परिसर में गूंजते मेड इन इंडिया तोपों की धमक ने हिंदुस्तान को दिखा दिया, हिंदुस्तान बदल रहा है। देश के रक्षा निर्माण के क्षेत्र में हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेड इन इंडिया तोपों की सलामी ने, मेड इन इंडिया तोपों की गूंज ने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी तमाम सेना को मजबूत बनाएंगे, तीनों सेना को ताकत देंगे और लगातार सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है।
दूसरे ही दिन यानी 16 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को कई अत्याधुनिक हथियार, यंत्र, वाहन सौंपे जो सेना के जवानों को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करते हैं। ये तमाम मेड इन इंडिया हथियार और यंत्र सैनिकों की सुरक्षा को बढ़ाने वाले हैं, सैन्य अभियानों की रफ्तार और एक्यूरेसी को भी बढ़ाने वाले हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सेना की फ्यूचर सोल्जर वाली तैयारी के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे देश के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। मैं एक फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर को दर्शाता हूं। श्रीमान, भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेथली पावर बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को एक्विप किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। दूसरा, सर्वाइवबिलिटी। श्रीमान, इन्फेंट्री सोल्जर की सर्वाइवबिलिटी के लिए इंडियन आर्मी ने बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल, ब्लड प्रूफ जैकेट, एल्बो पैड, नी पैड दिया है। हेलमेट और ब्लड प्रूफ जैकेट 9mm और AK-47 जैसे घातक हथियारों के बुलेट से प्रोटेक्ट करता है। टारगेट एक्विजिशन और कम्युनिकेशन। टारगेट एक्विजिशन के लिए भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर को होलोग्राफिक साइट की सुविधा दी है, जो कि राइफल पर माउंटेड है। और साल 2022 के लिए नौसेना के लिए बेहद खास रहा है। 2 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहला स्वदेशी हेलीक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी को सौंपा। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेवी के नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण किया है। 31 जनवरी 1997 को नेवी के INS विक्रांत को रिटायर कर दिया था। तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से INS विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है, जिसे देश के वैज्ञानिक, इंजीनियरों, रक्षा विशेषज्ञों ने जन्म दिया। इसमें लगा स्टील भी स्वदेशी है। ये हिंदुस्तान से बना सबसे बड़ा युद्धपोत है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसमें 30 एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता है। इस पर 15 डेक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, पूल है। INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा है। साल 2022 हर लिहाज से खास रहा है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और सेना के तीनों विंगों को अपलिफ्ट कर दिया गया था, वो भी मेड इंडिया के तहत। एक परंपरा जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सेना को ताकतवर बनाने के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने पर लगातार परंपरा रही है और ये परंपरा उम्मीद करते हैं आगे भी रहेगी। तो ये थी खास पेशकश राष्ट्र की आवाज की। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।